हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार रहे हैं, रचनाकार रहे हैं, लेखक रहे हैं। इन्होंने अपनी छोटी सी आयु में ही, मात्र 34 वर्ष 4 मास की आयु में ही, 34 वर्ष 4 महीने की आयु में इनका निधन हो गया था। इतनी ही आयु में इन्होंने मतलब 250 से ज़्यादा अपनी रचनाएं लिखी, जिसमें इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, नाटक भी लिखे, काव्य संग्रह भी लिखे, पत्र पत्रिकाएं भी लिखी, इतिहास, निबंध और बहुत से आख्यान भी इन्होंने दिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो रचित नाटक आपके पास में अंधेर नगरी है, वो एक हास्य और व्यंग से परिपूर्ण नाटक है, जिसे रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक ही रात में लिख लिया था। एक ही, यानी कि इसका रचना काल अगर हम कहें नाटक का, तो केवल एक ही रात में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक को लिखा। और अगर हम बात करते हैं इसकी नाटक की, तो ये नाटक एक दोस्तों प्रहसन है, जिसमें कुल 6 अंक हैं, जिसे लेखक ने नाम भी दिए हैं। जिन 6 अंकों के बाह्य प्रांत, बाजार, जंगल, राजसभा, अरण्य और शमशान, इन नामों से व्यंजित किया है लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटक अंधेर नगरी को। इस नाटक में सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर तीखे कटाक्ष किए गए हैं। इस नाटक की जो रचना की है, उन्होंने वास्तव में बिहार के किसी रजवाड़े को आधार बना करके लिखा है। और उस रजवाड़े का जो राजा था दोस्तों, वो निकम्मा और नशेबाज, जिसे राजकाज और जनता की भलाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह न्याय और अन्याय के भेद को भी नहीं समझता। वह मूर्ख है, विवेकहीन है तथा अस्थिर है। परंपरा से प्राप्त, यानी कि बाप दादाओं की जो धन दौलत प्राप्त हुई है, उसका उपभोग करना ही बस उसे आता है। वह जनता का शोषण करता है और सबको अंधे की लकड़ी से हाँकने का प्रयास भी करता है। तो दोस्तों, इस जब नाटक की हम बात करते हैं पहले अंक की, जो कुल 6 ही अंक आपको मैंने बताए हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर जो भाषा भी ली गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, इसमें गद्यात्मक भाषा का भी तो कहीं कहीं पद्यात्मक भाषा का भी प्रयोग किया है। जो पहला अंक है, इसके अंदर महंत जी, इस नाटक के अंदर 3 ही प्रमुख पात्र हैं, उसके अलावा भी पात्र हैं, लेकिन जो हम पात्रों की बात करते हैं तो 3 प्रमुख पात्र आते हैं इसके अंदर। एक तो महंत जी, एक उनका शिष्य गोवर्धन दास और एक उनका शिष्य एक और नारायण दास। तो जो पहला अंक है, उसमें महंत जी अपने दोनों चेलों, यानी कि गोवर्धन दास और नारायण दास के साथ भजन गाते हुए एक सुंदर से नगर में प्रवेश करते हैं। वे गोवर्धन दास को नगर के पश्चिम की ओर और नारायण दास को पूर्व की ओर भिक्षा लेने के लिए भेजते हैं और उन्हें लोभ न करने का उपदेश भी देते हैं, क्योंकि लोभ पाप का मूल है। अब दूसरा अंक जो आता है अंधेर नगरी का, वो बाजार से संबंधित है। बाजार में कबाब वाला, चने बेचने वाला घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजरिन, मुगल पाचक वाला, मछली वाला, जात वाला और बनिया अपने अपने पेशे के अनुसार आवाज़ लगाकर अपनी अपनी वस्तुएं बेच रहे हैं। उनकी आवाज़ें उनकी वस्तुओं की प्रशंसा से संबंधित भी हैं। यहाँ पर प्रत्येक वस्तु टके शेर मिलती है। जब गोवर्धन दास इस नगरी का नाम पूछता है, तो उत्तर मिलता है नगर का नाम है अंधेर नगरी और राजा का नाम है चौपट राजा। गोवर्धन दास भिक्षा से प्राप्त, जो से भिक्षा में पैसे मिलते हैं 7 पैसे, उससे 3.5 सेर मिठाई ले आता है। अब तीसरा अंक प्रारंभ होता है दोस्तों। तो महंत जी, तीसरे अंक में क्या होता है, महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं, तो दूसरी ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आता है। महंत जी गोवर्धन दास की 3.5 किलो मिठाई देख करके बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब गोवर्धन दास कहता है कि इस नगरी में तो सभी वस्तुएं टके से मिलती हैं, 7 पैसे से मैंने ये मिठाई खरीद ली है। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तब महंत जी इस नगरी में रहने के लिए मना कर देते हैं। यहाँ रहने पर संकट हो सकता है, महंत जी उसे समझाते हैं, लेकिन गोवर्धन दास गुरु की बात पर विश्वास न करके वहीं पर रुक जाता है। अब आता है चौथा अंक। यह अंक राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा में
राजा, मंत्री और नौकर यथास्थान पर स्थित हैं। राजा नशे में चूर है। इसमें राजा की विवेकहीनता और नगरी की अंधव्यवस्था को बताया गया है। एक फरियादी आता है राजा की राज दरबार में, जो अपनी बकरी जिसकी बकरी दीवार के नीचे दब करके मर गई थी, तो उसको, उस दोषी को सजा देने के लिए उस दीवार को भी दोषी बनाया जाता है। कल्लू बनिया को बुलाया जाता है। कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडेरिया, कोतवाल की बारी बारी को बार से राजा के सामने प्रस्तुत किया जाता है और अंत में तय होता है कि कोतवाल को दोषी मान लिया जाता है और उसे फांसी के लिए सजा दे दी जाती है। ये होता है आपका चौथा अंक संपूर्ण। अब आते हैं 5वें अंक की बारी। तो यह अंक अरण्य से संबंधित है, यानी कि इस अंक का नाम है अरण्य। गोवर्धन दास गीत के माध्यम से अंधेर नगरी की विशेषता बतलाते हैं। तभी एक प्यादा यानी कि सिपाही गोवर्धन दास को पकड़कर ले जाने लगता है। गोवर्धन दास घबरा करके पूछता है कि मैंने क्या बिगाड़ा जो मुझे पकड़ते हो? प्यादे ने कहा, फांसी का फंदा बड़ा हो गया, तो बड़ा होने के कारण मोटे आदमी को फांसी देनी है। बकरी के मर जाने से किसी न किसी को तो फांसी देनी है, ऐसा राजा का आदेश है। अब होता है छठा अंक प्रारंभ, यानी कि नाटक का केवल अंत। लास्ट जो है आपके पास में छठा अंक आता है। छठा अंक शमशान से संबंधित है। गोवर्धन दास दुखी होकर गुरुजी को याद करता है। उसे याद आता है अब संकट के समय अपने गुरुजी की, कि गुरुजी ने मुझे मना किया था कि इस नगरी में रहना वास्तव में अपने जीवन को संकट में डालना है, और पश्चाताप भी करता है। तभी गुरुजी आकर गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं। गुरुजी और चेला फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं। दोनों जाने, महंत जी और गोवर्धन दास, दोनों जने फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं। तब राजा पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहे हो? गुरुजी कहते हैं कि जो फांसी पर चढ़ेगा वो बैकुंठ जाएगा। गोवर्धन दास ऐसा राजा से कहता है। तब राजा कहता है कि राजा के आगे कौन बैकुंठ जा सकता है, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। वास्तव में दोस्तों, अंधेर नगरी में लेखक ने विवेक शून्य राजा के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों को ही व्यंजित नहीं किया, बल्कि उनसे प्रभावित शासक, प्रजा और सामान्य आदमी की मूल्यहीन चेतना को यथार्थ रूप में चित्रित कर दिया है। तो आज के वीडियो में हमने देखा है, जाना है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक अंधेर नगरी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।